बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर से एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka और इसी के साथ बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट जिसको हम Kb से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने पढ़ना है। तो जो याद रखिएगा, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट जब भी हम पढ़ेंगे तो वीक एसिड के लिए पढ़ेंगे, और इसी तरह से जब हम बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे तो हम इसको वीक बेस के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पास वीक एसिड क्या होता है। मतलब आपके पास वीक एसिड एक ऐसा एसिड होता है विच डिसोसिएट्स एन एक्वस सॉल्यूशन टू स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है ना, एक ऐसा एसिड जो स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोसिएट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। और याद रखिएगा, जब भी हम वीक एसिड की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा आपके पास? देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड with dissociated ions of the acid। ठीक है ना, मतलब सिंपली अगर हम बोलें तो आपके पास यहां पर क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है ना, यहां पर क्या होता है आपके पास? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही क्या कर सकते हैं? केसी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो Kc कैन बी डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम Kc को डिफाइन नहीं कर सकते या Ka को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इस पे आगे जाके। इसी तरह से आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? विच dissociates completely which dissociates completely an aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं 100% ही क्या होता है? डिसोसिएट होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो आपके पास यहां पर नो रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, नो रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो हम इसके लिए केसीपी डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हम जब भी एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे तो इसके लिए हमने क्या लेना होता है? वीक एसिड लेना होता है। ठीक है, आगे जाके हम डिटेल में भी इस पे बात करेंगे अभी। इसी तरह से जब हम बात करते हैं वीक बेस का, तो वीक बेस आपके पास क्या होता है? विच dissociates to small extent an aqueous solution। ये आपके पास क्या होता है? aqueous solution में ये भी स्मॉल एक्सटेंट तक क्या होता है? डिसोसिएट होता है। ठीक है ना, यहां पर भी आपके पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड स्पीशी। अनडिसोसिएटेड स्पीशी में और आपके पास डिसोसिएटेड स्पीशी में इक्विलिब्रियम होता है। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं यहां पर भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो जहां कहीं पर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वहां पर हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, वहां पर हम Kc की या Kb की बात कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, Sb मैं लिख लेता हूं, जो क्या करता है? 100% डिसोसिएशन शो करता है। जब 100% उसकी डिसोसिएशन होगी तो वहां पर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, और जब वहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो तो हम Kc की बात उसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जब भी हम बात करेंगे वीक एसिड की बात करेंगे, तो अगर वीक एसिड की बात करें, जैसे आपके पास HF वीक एसिड है, जैसे आपके पास HCN आपके पास वीक एसिड है, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड आपके पास क्या है? वीक एसिड है।
हमने इनकी स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करना है के की मदद से। इसी तरह से हम बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट की मदद से हम वीक बेसिस की आपस में कंपैरिजन करेंगे। आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस तो 100% जब डिसोसिएशन शो करता है, तो इसके लिए जो आपके पास के ए या के बी की वैल्यूज आएंगी वो तो आपके पास इनफाइनाइट होंगी, वो आपके पास वेरी लार्ज होंगी, तो इसलिए आप इसको लेते नहीं होते। तो जाते हैं हम इसके लिए, सबसे पहले देखते हैं एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, या इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। और ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जब हम एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ये एसिड कौन सा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। और जब बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करेंगे तो हमारे पास एसिड कौन होगा, वीक बेस। बेस कौन सा होगा, वीक बेस। एसिड भी कौन सा होगा, वीक एसिड होगा। तो ये चीजें हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, जो कि आपके पास के ए, जो आपके पास क्या है, के ए। तो हम क्या करते हैं, कंसिडर अ जनरल वीक एसिड एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में एक जनरल वीक एसिड लेते हैं। अब आपके पास जब भी हम बात करते हैं तो आपके पास HA कोई भी एसिड होता है जो कि आपके पास वीक एसिड है, इसको हमने क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है। तो अब अगर ये आपके पास एसिड है तो ये क्या करेगा, ये डिसोसिएट होगा आपके पास इसमें H+ में, या इसको हम लिख लेते हैं यहां पर हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं। याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन एक ही चीज है। अमूमी तौर पर जब भी हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास हाइड्रोजन आयन फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, A-। ठीक है ना, तो ये आपके पास कंजुगेट एसिड है और ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस। ठीक है ना, और ये आपके पास क्या है, एक्वस फॉर्म में। अब अगर इसके लिए चूंकि हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हमें ये पता है चूंकि आपके पास ये एसिड क्या है, वीक एसिड है। हमने कहा था कि जब भी हम के की बात करेंगे तो वीक एसिड लेंगे। चूंकि वीक एसिड आपके पास क्या होता है, स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोसिएट होता है, कुछ इसके आयन बनेंगे और यही आयन मिलकर आपके पास वापस क्या बनाते हैं, HA बना लेते हैं। अब चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होता है, टाइम गुजरने के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ जाता है, और हमारे पास एक वक्त ऐसा आता है कि जिस स्पीड के साथ ही फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसी स्पीड के साथ आपके पास क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, हमने जो कंसंट्रेशन लेना है या जो केसी हम लिखते हैं जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, केसी, वो आपके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय आपके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट आपके पास ये है और आपके पास रिएक्टेंट ये है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन हो या इनकी कंसंट्रेशन हो, हमने इक्विलिब्रियम पे लेना होता है। किस पे लेना होता है, इक्विलिब्रियम पे लेना होता है। तो हमारे पास क्या है, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इसकी मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लेंगे। इसी तरह से आपके पास N2 A नेगेटिव मतलब कंजुगेट बेस इसका, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में ही आपके पास क्या है, एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं H2O, और ये आपके पास क्या है, एसिड है। मतलब आपके पास HA जो कि अनडिसोसिएटेड एसिड है, इसी तरह से इसके साथ आपके पास क्या है, वाटर H2O। अब जो याद रखिएगा यहां पर हम जो वाटर है आपके पास, जो H2O है, ये आपके पास क्या है, वेरी लार्ज क्वांटिटी है इसकी, वेरी लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना, वेरी लार्ज क्वांटिटी है, क्योंकि हमने इस एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, मतलब वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करता है। तो याद रखिएगा बच्चों, आपके पास जब भी वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करता है तो इसकी बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है। तो अगर उसमें से थोड़ा बहुत वाटर अगर यूटिलाइज भी हो जाता है तो आपके पास ना होने के बराबर होता है। इसलिए हम वाटर को क्या लेते हैं, इसकी क्वांटिटी को कांस्टेंट लेते होते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, इसमें कांस्टेंट लेते हैं। तो जब हम कांस्टेंट लेते हैं तो ये Kc भी कांस्टेंट है, इसको इस तरफ लेके आते हैं Kc। N2 आपके पास क्या है, H2O, ये भी कांस्टेंट है। N इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन H3O+, ठीक है ना, N2 आपके पास क्या है, A नेगेटिव, डिवाइड बाय आपके पास क्या है, H, ठीक है ना। हाइड्रोजन एसिड की कंसंट्रेशन जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, लेकिन ये आपके पास इक्विलिब्रियम पर होगा।
अब याद रखिएगा बच्चों, ये जो आपके पास Kc है ना, इन दोनों कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यू कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट को हम Ka का नाम देते हैं। और ये Ka आपके पास बराबर होता है, इस हाइड्रोनियम आयन की जगह पर हम हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं। तो H N2 में सिर्फ लिखता हूं H प्लस, N2 आपके पास क्या है A नेगेटिव, डिवाइड बाय आपके पास क्या है अनडिसोसिएटेड एसिड, जिसकी कंसंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम पे लेंगे। अब ये जो हमारे पास Ka है, ठीक है, ये जो हमारे पास Ka है ना, इस Ka को हम क्या बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, या हम इसको क्या बोलते हैं, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है ना। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिड एसोसिएशन का नाम देते हैं। बच्चों याद रखिएगा, ये जो आपके पास Ka है, अगर आप लोग गौर से देखें तो Ka आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, N2 आपके पास क्या है A नेगेटिव, मतलब दोनों जो आपके पास डिसोसिएटेड फॉर्म है और इसी तरह से जो आपके पास अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, इसका रेशियो है। अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास एसिड का क्या है, डिसोसिएटेड फॉर्म है, और अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये आपके पास क्या है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, ठीक है ना। एक आपके पास डिसोसिएटेड फॉर्म है नोमिनेटर में, और आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म है। तो Ka को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि Ka आपके पास रेशियो है बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएटेड आयंस डिवाइड बाय अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, इसको हम क्या नाम देते हैं, Ka का नाम देते हैं। याद रखिएगा बच्चों, आपके पास Ka आपके पास डिपेंड करता है जो आपके पास आयंस की कंसंट्रेशन है इस पे, मतलब डिसोसिएटेड फॉर्म पे डिपेंड करता है कि अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए आपके पास H प्लस की, तो आपके पास Ka भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब आपके पास, हमने अभी बात की थी ना कि जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो एसिड जो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी डिसोसिएशन ज्यादा हो, मतलब जिसके आयंस बने आसानी से। तो अब अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो Ka की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि आपके पास जो Ka है ये आपके पास क्या करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Ha, ठीक है ना। जो आपके पास Ka है ना, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Kc की बात करते हैं तो Kc आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट भी आप लोग लिख सकते हो, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे। तो हम क्या लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसी तरह से Ka आपके पास क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी हमने पढ़ा था, जैसे Kc टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू अलग से चेंज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अलग से चेंज होती है। सेम इसी तरह से हमारे पास Ka को अगर आप लोग देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू कुछ और तरह से चेंज होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कुछ और तरह से चेंज होगी। बहरहाल दोनों सूरतों में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपके पास जो Ka की वैल्यू ये चेंज हो जाएगी। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इंक्रीज हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डिक्रीज होगी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगी, इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू। तो इसकी डिपेंडेंस पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं हमें यहां से ये पता चला कि हमारे पास जो Ka है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो आपके पास एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर will be the acid, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों ने ये याद रखना है, जब भी आपके पास Ka की वैल्यू ज्यादा हो तो आपके पास एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जब Ka की वैल्यू ज्यादा हो जाए आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि Ka को अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास एक है आपके पास न्यूमरेटर और आपके पास एक है डिनोमिनेटर,
ठीक है ना। तो नोमिनेटर में अगर आप लोग देखें क्या मौजूद है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो आपके पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब आपके पास नोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो आपके पास के ज्यादा होगी। तो के आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे, एसिडिक स्ट्रेंथ से। और एसिडिक स्ट्रेंथ हम ये भी कह सकते हैं ये डायरेक्टली डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास के की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जिस एसिड के लिए के वैल्यू कम है वो वीक एसिड है, जिसके लिए के की वैल्यू ज्यादा होगी वो रिलेटिवली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पर ये कंपैरिजन हम वीक एसिड्स के दरमियान में करेंगे, वीक उसके दरमियान में, स्ट्रॉन्ग एसिड के दरमियान में नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं जैसे HCl है, जब ये डिसोसिएट होता है तो आपके पास 100% H+ और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं या जब रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीशन होती है रिएक्शन की, इनिशियली फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 मोल है तो ये 0 मोल है, और ये भी आपके पास क्या है, 0 मोल है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर ये आपके पास 0 मोल रह जाए, और ये आपके पास क्या होगा, 1 मोल, और ये भी आपके पास क्या होगा, 1 मोल होगा। ठीक है ना। अब अगर आप इसके लिए Ka लिखेंगे तो आपके पास जस्ट आपको क्या मिला, H+ N2 आपके पास क्या मिलेगा, Cl नेगेटिव डिवाइड बाय आपके पास 0। तो जब हम किसी चीज को 0 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, K इक्वल टू आपके पास इंफिनिटी आ जाएगा। तो इस सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए K की वैल्यू बहुत लार्ज आएगी, मतलब ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर तो कंपैरिजन की बात ही नहीं है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं लेते होते। ठीक है ना। अब यही बात हम किसके लिए देख लेते हैं, वीक बेस के लिए देख लेते हैं। किसके लिए देख लेते हैं, वीक बेस के लिए। अब इसी तरह से हम कंसीडर करेंगे एक वीक बेस को। किसको कंसीडर करेंगे, वीक बेस को कंसीडर करेंगे और इसकी डिसोसिएशन को देखेंगे। ठीक है ना। तो आपके पास कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। हमने क्या करना है, वीक बेस की डिसोसिएशन देखना है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो लेट्स से आपके पास ये कोई भी बेस है, प्लस आपके पास हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करना है। तो चूंकि स्मॉल एक्सटेंट तक डिसॉल्व होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इसलिए हम इसको रिवर्सिबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास क्या बन जाएगा, BH+, इसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव बन जाएगा। अब इसके लिए अगर आप लोग Kc लिखेंगे तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट BH N2 आपके पास क्या है, OH नेगेटिव, डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा, बेस N2 आपके पास क्या है, H2। तो बच्चों अभी हमने बात की थी जैसे एसिड में हमने अभी बात की कि चूंकि हम वाटर यहाँ पर एज सॉल्वेंट लेते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा अगर ये यूटिलाइज भी होता है तो इतना कम होता है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम एज अ होल इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास वाटर कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास क्या है, Kc। ठीक है ना। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो Kc इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन हम नहीं लेते इसका। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या है, BH+, ठीक है ना, N2 आपके पास OH नेगेटिव, डिवाइड बाय आपके पास क्या है, B कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है ना। तो अब यहां पर आपके पास एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट हम अभी पढ़ रहे हैं तो इस वजह से Ka की बजाय यहां पर हम क्या लिखेंगे, Kb लिखेंगे। तो स्मॉल b आपके पास बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को बताता है, और यहां पर अगर स्मॉल a है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को बताता है। तो इससे हम सिर्फ अगर बेस हो तो हम Kb लिखेंगे, और अगर ये एसिड हो तो फिर इसके लिए हम Ka लिखेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये आपके पास बराबर हो जाएगा आपके पास BH N2 आपके पास क्या है, OH नेगेटिव, डिवाइड बाय आपके पास क्या है, B। ठीक है ना। तो Kb आपके पास रेशियो है इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर और आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है ना। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम देते हैं। सेम इसी तरह से आपके पास Kb जो है वो आपके पास टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। एक्सोथर्मिक के लिए टेंपरेचर इंक्रीज करने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसका टेंपरेचर इंक्रीज करने पर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह से Kb आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा इस बात। ठीक है।
इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या है, अगर OH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो आपके पास क्या होगी, बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वीक एसिड के लिए लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर will be the base। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई भी एसिड है जिसके लिए Kb वैल्यू ज्यादा है तो आपके पास बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए आप लोग ये लिख सकते हो कि आपके पास Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है ना, जिस बेस का आपके पास Kb वैल्यू ज्यादा है उसकी बेसिसिटी ज्यादा है, मतलब वो आपके पास स्ट्रॉन्गर बेस है। जिसके लिए Kb वैल्यू कम हो तो आपके पास वो क्या होता है, वीक बेस होता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि नोमिनेटर में आपके पास OH की कंसंट्रेशन है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो आपके पास Kb की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो बेसिसिटी है वो आपके पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka और बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb पढ़ा। जब हम एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो हम यहां पर क्या लेते होते हैं, वीक एसिड लेते होते हैं, क्योंकि वीक एसिड में ही क्या होता है, आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पर भी होता है वहां पर आपके पास क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। और जहां पर आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो उसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Kc लिख सकते हैं। तो Kc आपके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो ये सिर्फ आपके पास कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, जस्ट टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, अगर यही बात हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में 100% डिसोसिएशन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता, इक्विलिब्रियम नहीं होगी, तो हम Kc भी उसके लिए नहीं लिख सकते। ठीक है ना, इसलिए हमने लास्ट में डिराइव किया कि भाई आपके पास इस के लिए हम K एसिड कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए हम लिखते हैं Ka इज इक्वल टू आपके पास क्या है, डिसोसिएटेड एसिड। ठीक है, डिसोसिएटेड आपके पास आयंस ऑफ एसिड डिवाइड बाय आपके पास अनडिसोसिएटेड एसिड। इसका जो रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, Ka बोलते हैं। तो अगर आप लोग अनडिसोसिएटेड एसिड को ज्यादा करोगे, कम करोगे, तो आपके पास क्या होगी, Ka की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप लोग क्या करोगे, इसकी वैल्यू ज्यादा करोगे तो आपके पास Ka की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब एसिड की जितनी आपके पास डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो Ka की वैल्यू बढ़ेगी। तो डिसोसिएशन आपके पास कहां पर है, न्यूमरेटर में। तो मतलब डिसोसिएटेड फॉर्म ज्यादा हो तो आपके पास Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और यही कंसेप्ट हमने किसके लिए अप्लाई करना है, वीक बेस के लिए अप्लाई करना है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो हम जब भी एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka लेते हैं तो हम वीक एसिड्स की आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो जो वीक एसिड होते हैं उनकी सबकी स्ट्रेंथ एक तरह की नहीं होती, इनकी जो स्ट्रेंथ है वीक एसिड की वो भी आपके पास क्या होगी, डिफरेंट स्ट्रेंथ की होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंपैरिजन की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी 100% डिसोसिएशन होती है। तो इनको हम वीक एसिड या वीक बेस के लिए यूज करते हैं। बच्चों क्योंकि हमारे पास Kb या Ka की वैल्यूज जब भी हम देखते हैं ना तो हमारे पास नेगेटिव की पावर में आती है। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका नेगेटिव लॉग लिया जाता है। और जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो आपके पास जो Kb है वो क्या बन जाता है, आपके पास Pkb बन जाता है। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं जी, Ka के लिए नेगेटिव लॉग लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, Pka बन जाता है। क्या बन जाता है, Pka बन जाता है। तो याद रखिएगा इसमें हमारे पास हमेशा वैल्यू नेगेटिव में होती है। जैसे 10⁻⁴ है तो इसको जब हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो मतलब Ka की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव पावर में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव लॉग लिया जाता है और नेगेटिव लॉग में ये Pka बन जाएगा। और अब इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद रखना Pka वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाए तो आपके पास एसिड उतना वीक हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पावर सामने प्लस में कन्वर्ट किया होता है। सेम इसी तरह से जब हम Kb की बात करते हैं तो इसको हम जब नेगेटिव लॉग लेते हैं तो ये Pkb बन जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इसके लिए 10⁻⁴ है तो इसकी अगर हम लॉग लेंगे तो ये आपके पास Pkb बन जाएगा और इसकी वैल्यू आपके पास +4 हो जाएगी। मतलब नेगेटिव वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए Kb को नेगेटिव लॉग लेकर Pkb में कन्वर्ट करके इसको +4 में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए जब भी आपके पास इनकी वैल्यूज को अगर हम देखें तो नेगेटिव से प्लस में आई है, इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, तो Ka की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो एसिडिटी ज्यादा होगी, लेकिन Pka की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो आपके पास एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि आपके पास क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ये नेगेटिव से प्लस में आया हुआ है।
तो बच्चों आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक इसको जरूर देखना है, ठीक है। एक एक लफ्ज को देखना है, पढ़ना है और उसको लिखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोगों ने जो असाइनमेंट है मतलब तरतीब के साथ बनाकर उसको फिर सेंड भी करना है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।